भारत में समय समय पर एक से बढ़कर एक ताकतवर और महान नेता आगे आते रहे हैं। ऐसे ही महान नेताओं में से एक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी हैं, जो कि आज के समय में न केवल भारत के बल्कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक माने जाते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी भारत, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी कहा जाता है, उसके प्रधानमंत्री हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने कई सालों तक बहुत ही अधिक मेहनत की है। भारत के पीएम बनने से पहले वे गुजरात के सीएम भी रह चुके हैं और उससे पहले उन्होंने अपनी पार्टी के लिए अलग अलग पदों पर रहकर काफी काम भी किया है। उनका जीवन किसी के लिए भी एक प्रेरणा से कम नहीं है। एक समय पर चाय बेचने वाले नरेंद्र मोदी ने अपनी मेहनत और देश के प्रति कुछ कर गुजरने की चाह से खुद को इतना काबिल बनाया और आगे पहुंचाया कि आज वो देश के प्रधानमंत्री पद पर विराजमान हैं। आपको इनकी जिंदगी के बारे में एक फैक्ट बताऊं तो नरेंद्र मोदी इंडिया के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका जन्म भारत के आजाद होने के बाद हुआ। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैसे एक समय पर चाय बेचने वाला लड़का आज दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का प्रधानमंत्री बना। तो नरेंद्र मोदी की कहानी शुरू होती है वादनगर, बॉम्बे से, जहां उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ। उनके पिता का नाम दामोदर दास मूलचंद मोदी था और उनकी मां का नाम हीराबहन मोदी है। वह अपने माता पिता की 6 संतानों में से तीसरे थे। नरेंद्र मोदी जी का बचपन बड़ा ही कठिन रहा है। बचपन में जब दूसरे बच्चे खेलते कूदते थे, उस वक्त नरेंद्र मोदी वादनगर रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय बेचने में मदद किया करते थे। इसके अलावा उनकी पढ़ाई में भी काफी रुचि थी, पर दूसरी तरफ उनकी भाषण देने की क्षमता तो लाजवाब थी। मोदी जब मात्र 8 साल के थे, तब से ही उन्होंने आरएसएस की शाखाओं को अटेंड करना शुरू कर दिया था। वहां से उनका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ भी बढ़ने लगा था और समय के साथ साथ शाखा के नेताओं से भी उनके अच्छे संबंध हो गए थे। जब मोदी मात्र 13 साल के थे, तब उनकी सगाई जसोदाबेन के साथ कर दी गई और जब वे 17 साल के हुए तब उनकी शादी भी कर दी गई। पर मोदी शुरुआत से ही शादी के विरोध में थे, क्योंकि उनको लगता था कि शादी करने से इंसान भ्रष्टाचार के विरुद्ध ठीक से नहीं लड़ सकता। इसीलिए शादी के तुरंत बाद ही उन्होंने घर छोड़ दिया और 2 सालों तक भारत के अलग अलग हिस्सों में घूमकर भारतीय संस्कृति को और भी करीब से समझा और जाना। 1969 में मोदी एक बार फिर कुछ समय के लिए वादनगर आए, पर वहां ज्यादा समय ना रुककर वे अहमदाबाद चले गए। अहमदाबाद में वे अपने अंकल के साथ रहे और वहीं कैंटीन में काम किया। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद उन्होंने अपने अंकल के यहाँ से काम छोड़ दिया और आरएसएस के लिए फुल टाइम प्रचारक बन गए। यहाँ से उनका राजनीति और सोशल वर्क का सफर शुरू हो रहा था। 1975 में देश में इमरजेंसी लगा दी गई थी, जिसका विरोध मोदी ने जमकर किया। इमरजेंसी के दौरान आरएसएस पर भी रोक लगा दी गई। आरएसएस पर रोक लगाने के बावजूद मोदी ने अपना काम नहीं रोका और उन्होंने यात्रा के दौरान कई अलग अलग तरह के रूप अपनाए। कभी वे सिख बने तो कभी कुछ और अब आरएसएस के वापस आने के बाद नरेंद्र मोदी उसका एक जाना पहचाना नाम बन चुके थे। 1978 में उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी की ओपन लर्निंग से बीए की डिग्री भी प्राप्त कर ली और ग्रेजुएट हो गए। 1979 में उनको आरएसएस का संभाग प्रचारक बना दिया गया और वे सूरत और वडोदरा में आरएसएस की एक्टिविटीज की देखरेख करने लगे। 1983 में मोदी ने गुजरात यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर ऑफ आर्ट्स की डिग्री हासिल की। 1985 में आरएसएस से लगातार जुड़े रहने के बाद उनको फाइनली बीजेपी में शामिल किया गया। बीजेपी में आने के 2 साल बाद ही 1987 में उन्होंने बीजेपी की कैंपेन के लिए काफी मेहनत करी। इस इलेक्शन को बीजेपी ने जीत लिया। आरएसएस से जुड़े होने के कारण जल्दी ही मोदी को बीजेपी की गुजरात यूनिट का ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी बना दिया गया। इस भूमिका में भी वे कमाल करते रहे और अपनी अलग तरीके की राजनीति के कारण वे जल्दी ही और आगे पहुंचने में कामयाब रहे और 1990 में बीजेपी की नेशनल इलेक्शन कमेटी में शामिल भी हो गए। इस भूमिका में भी वे कमाल करते रहे और अपने अलग तरीके की राजनीति के कारण जल्दी ही और आगे पहुंचने में कामयाब रहे। 1992 में मोदी ने पॉलिटिक्स से एक छोटा सा ब्रेक लिया और 1994 में एलके अडवाणी के बुलाने पर वे पॉलिटिक्स में वापस आ गए। वापसी के कुछ महीनों बाद ही 1985 में उनको पार्टी का नेशनल सेक्रेटरी बना दिया गया। अपने राजनीतिक करियर में वे बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ते जा रहे थे। वे अब न केवल अच्छे भाषण देने में माहिर थे, बल्कि राजनीति की हर रणनीति को समझते और जानते थे।
1998 में केशुभाई पटेल को सीएम की सीट दिलाने में मोदी जी की शानदार रणनीति को ही श्रेय दिया जाता है। बीजेपी को उस साल ओवरऑल मेजॉरिटी मिली थी और मोदी जी को बीजेपी का जनरल सेक्रेटरी बना दिया गया था। 2001 में केशुभाई पटेल, जो कि बीजेपी का जाना माना चेहरा था, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी थी और बीजेपी को राज्य में एक नए और ताकतवर चेहरे की तलाश थी। पार्टी हाईकमान को ये चेहरा नरेंद्र मोदी में नजर आया और 7 अक्टूबर 2001 को उनको गुजरात का सीएम बना दिया गया। इसी के साथ उन्होंने 2002 के इलेक्शंस की तैयारियां भी शुरू कर दी। 2002 में मोदी को अपने जीवन में एक और मुश्किल भरे दौर का सामना करना पड़ा। 2002 में गुजरात में बहुत ही हिंसक सांप्रदायिक दंगे हुए। इस वक्त नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे, इसीलिए इन दंगों के लिए कुछ लोगों और नेताओं ने मोदी जी की सरकार को नाकाम बताया और उनसे इस्तीफा देने की मांग भी करी। नरेंद्र मोदी ने 19 जुलाई 2002 को इस्तीफा दे दिया, पर मोदी ने उस साल हुए गुजरात विधानसभा में एक तरफा जीत हासिल की और दोबारा से सीएम बनने में कामयाब रहे। इसके बाद उन्होंने गुजरात में इतना अच्छा काम करा कि वह दोबारा से 2007 और 2012 में सीएम बने। 2012 आते आते वे बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके थे। इसीलिए 2014 में नरेंद्र मोदी को बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बनाया गया और उन्हीं के कारण से बीजेपी ने भारत में पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई। मोदी जी ने पीएम बनने के बाद बहुत से ऐसे काम किए जो अब तक और कोई भी प्रधानमंत्री इस पद पर रहते हुए नहीं कर पाया था। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद कई योजनाएं भी शुरू करी, जैसे स्वच्छ भारत अभियान, मेक इन इंडिया और क्लीन गंगा। वह भारत को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए हर पल काम कर रहे हैं। अब मैं नरेंद्र मोदी की ही कही गई एक बात कहना चाहूंगा, डरते वो हैं जो अपनी छवि के लिए मरते हैं। मैं तो हिंदुस्तान की छवि के लिए मरता हूँ, इसीलिए किसी से नहीं डरता हूँ।